किसान हैं जिनके पास खेत है, नकदी फसल उपजाना चाहते हैं, लेकिन लागत मूल्य ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं उपजा रहे। तो हम इन दोनों नेसेसिटीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। मजदूर हैं जो काम करना चाहते हैं, किसान हैं जिनके पास खेत है वो फसल उगाना चाहते हैं, तो दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे तो नकदी फसल का उपज ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि किसानों की आय बढ़ेगी। ये बिल्कुल अलग योजना है, ये किसानों के लिए है। युवाओं के रोजगार के लिए, चाहे उद्योग हो, चाहे आईटी पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, गुजरात में देखिए ना सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री खुल रहा है, बिहार में तो नहीं खुल रहा है। बिहार में अमित शाह जी आए थे, क्या कह के गए कि सीता माता का मंदिर बना देंगे। सीता माता का मंदिर बना देंगे, बहुत अच्छी बात है। द्वारका धाम भी है गुजरात में, लेकिन द्वारका धाम के साथ साथ वहाँ सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी है, टेक्सटाइल पार्क भी है। यहाँ का मजदूर सूरत में जा करके कपड़ा मिल में मजदूरी कर रहा है। यहाँ का लेकिन शुल्क उद्योग जो भागलपुर का था, रेशम उद्योग जो था, वो ठप पड़ा हुआ है। तो सीता माता का मंदिर बने, लेकिन उसके साथ साथ बिहार में टेक्सटाइल पार्क भी बने, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भी लगे, यहाँ के जो बंद पड़े चीनी मिल है, कल कारखाने हैं, वो भी शुरू हों। दोनों जरूरी है। धन्यवाद। यही कहते हैं कि मनरेगा से हम जोड़ देंगे, पलायन रोकेंगे, ठीक है, वो बात सही है। कोई ठोस नीति भी तो आप सामने लेके नहीं आ रहे। जी मैं बता रहा हूँ, औद्योगिकरण को लेकर के हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति है कि जहाँ तक संभव हो, जो भी उद्योग बंद पड़े हैं उनको शुरू करने की बात हो या नए उद्योग लगाने की बात हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मनरेगा से जोड़ देंगे, वो खेती के लिए है। खेती की समस्या बिहार में आज ये है कि खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मजदूरों का जो मोल भाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। उनकी जो एक लागत राशि है, इस वजह से कृषि की बहुत बढ़ जा रही है। इस कारण से क्या होता है कि जो गरीब किसान है वो खेती छोड़ रहा है, वो जा करके मजदूरी दूसरे राज्य में कर रहा है, अपना खेती यहाँ बटाई पड़ दिया है। तो वो योजना जो है उन किसानों के लिए है जो मजदूरों के अभाव में खेती छोड़ दे रहे, उनके लिए है। उद्योगों की बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी बंद पड़े उद्योग हैं या और भी जो नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, उनको हम जरूर सत्ता में आएंगे तो स्थापित करेंगे। अब उसके लिए नीति क्या हो, तो नीति तो बात यह है कि जब आप सत्ता में रहेंगे तब आप फंड्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टर मीट्स बुला सकते हैं, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि उनमें फिर से पूंजी वो इन्वेस्ट करें। या सरकार की कोई औद्योगिक नीति बनेगी, सरकार किसी एक खास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगी उद्योगपतियों को, जिससे कि उद्योगपति अपना पूंजी यहाँ पर निवेश करना चाहें। लेकिन मनरेगा की भी योजना को जो आप लोग नकदी फसल के साथ जोड़ रहे हैं, 218 रुपए मिलते हैं करीब एक मनरेगा के मजदूर को, 300 दिन की उनको नौकरी दी जाती है। तो 300 दिन में वो कितना कमाएगा? 218 रुपये ही किसान। सिर्फ किसान ही जुड़ते, युवा भी जुड़ते, क्योंकि 1 लाख रोजगार सृजन होना था, किसानों की फसल का भी उसमें उपयोग होता है। ये सब 3 लाख किसान सीधे लाभ। जी 3 लाख किसान होते, 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार मिलता। जी देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि सरकार के पास भूमि नहीं थी या धन का अभाव था, नीति और नियत का अभाव था। शाहनवाज साहब जब थे उद्योग मंत्री, उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था कि चनपटिया में जमीन चिन्हित कर ली गई है 1700 एकड़ के करीब। और बिहार में सिर्फ चनपटिया में ही जमीन नहीं है, बिहार में भागलपुर में भी 2 जगह जमीन है। वहाँ एयरपोर्ट बनने के लिए एक सुल्तानगंज और एक गोराडी में बात हो रही है, वहाँ भी जमीन है। भागलपुर भी सिर्फ उद्योग का केंद्र रहा है, वहाँ भी जमीन थी। गया में भी जमीन है और भी जगह भी जमीन है। जमीन की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर जमीन पर्याप्त मात्रा में है। रह गई बात 10,000 करोड़ का जो अनुदान होता, उसकी भी कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए तो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती, हर बजट में वो लौट जा रहा है। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन होना बड़ी बात नहीं थी। बात है यहाँ नीति और नियत की। बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों की नीति नहीं है कि बिहार का विकास हो, और दोनों की नियत नहीं है कि बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। ये दिक्कत है। पैसा, जमीन या कह लीजिए लोगों का या संसाधन का कोई अभाव नहीं है। जितने भी बहाने दिए जाते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है तो सी पोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं है वो नहीं है, वो सब कोई कारण नहीं है। इसी बिहार में उन्हीं परिस्थितियों में तो पहले इतने बड़े बड़े शुगर मिल्स थे, इतने बड़े बड़े उद्योग थे, कहाँ चले गए वो सब? लेकिन आप लोग कहीं भी प्रशांत किशोर या जनसुराज के जो भी दिग्गज नेता हैं, इन तमाम चीज़ों पर लेके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अशोक पेपर मिल से लेके 1958 से लेके 98 तक, जितनी 90 तक जितनी शुगर मिल से लेके पेपर मिल बिहार में थी। आज हम एनडीए सरकार की जो युवाओं के प्रति उनका रुझान रहा है अब तक, वो हम बताने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं कि एनडीए सरकार अब तक युवाओं के साथ कैसे धोखाधड़ी कर रही है, कैसे ठग रही है। पहले हम शिक्षा की बात करें। आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य सबसे जुआ वाला राज्य है पूरे भारत में। 58% युवा बिहार में रहता है।
लेकिन आप जब गाँव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे पूरा गांव युवा विहीन है। वहाँ का युवा वहाँ नहीं मिलेगा। वृद्ध पुरुष मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, लेकिन युवा नहीं मिलेगा। क्यों? या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए मजबूरन अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाता है। ये इसलिए जाता है कि इतने सालों में अपने युवाओं के लिए हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अपने राज्य में रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। अगर गरीब का बच्चा हो तो शिक्षा के लिए बाहर जाता है, और जब वो बाहर जाता है वहाँ पढ़ाई करता है, वहीं सेटल हो जाता है, फिर लौट करके बिहार में नहीं आता है। अगर बिहार में आएगा भी तो उसके लिए यहाँ पे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। अब गरीब का बच्चा है, 17-18 साल का होता है, कोई स्किल नहीं सीखता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इतनी बात कहते हैं कि शिक्षा पे इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है। अभी बजट आया है 60,000 करोड़ रुपया। अभी जो बजट आया है शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया आया है। आप लोग बता दीजिए 5 लड़के पूरे बिहार से गिन के लाइए कि जो अच्छे कंपटीशन इस पढ़ाई से पढ़ के निकले हो, एक भी नहीं निकलेगा। और हम लोग कहते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। आप लोगों को बता दें, जो IAS IPS निकल रहे हैं वो बिहार से पढ़ के नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वो बिहार के लड़के हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे ट्यूशन लेते हैं, वहाँ पे कोचिंग लेते हैं। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, वहाँ से पढ़ के IAS IPS वगैरह निकालते हैं, IIT निकालते हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जो पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी इस राज्य में पढ़े तो इसकी अर्थव्यवस्था ऊंचा हो, ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपको बता दूं, जो बिहार राज्य है 89% लोग गाँव में निवास करते हैं, और वहाँ की स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के 70% तक, 65 से 70% तक लड़के लड़कियाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज नहीं है। अगर कहीं कॉलेज आसपास मिल भी जाता है, आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का फैकल्टी नहीं मिलता, तो बच्चे जाएं क्या? वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, मजबूरी बन जाती है, कोई स्किल नहीं सीख पाते हैं, अपने राज्य में कोई रोजगार नहीं है, और दूसरे राज्यों में जा करके अपने शरीर से काम लेते हैं। जब किसी का माइंड डेवलप नहीं करेंगे तो शरीर से ही काम लेगा, जाकर मजदूर बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत जो IT कंपनीज है, BPO की कंपनी है, BPS की कंपनी है, कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। साउथ उनकी पहली पसंद है। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है कि वो बिहारियों से नफरत करते हैं, उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिए। और यहाँ के अपने जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल हमने डेवलप ही नहीं किया। जब ऐसे बच्चे हमारे यहाँ मिलेंगे नहीं तो हमारी यार फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं आएगी, कंपनियाँ क्यों नहीं आएगी, क्यों आएगी? अभी 2024 में 19 दिसंबर को बिजनेस कनेक्ट हुआ था, आप लोग गए होंगे, जानते होंगे। उसमें जानते हैं कितना जो कंपनी है, 400 से ज़्यादा कंपनियों ने कमिटमेंट साइन किया है। MOU कहते हैं जिसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कितने पैसे का? 1.8 लाख करोड़ का। यहाँ का युवा सोचे कि भैया अब इतनी सारी कंपनीज आ जाएगी, हमको तो नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन धरातल पर कितनी कंपनियाँ उतरी है? एक भी नहीं, एक भी दो भी हमको दिख नहीं रही है। उसके पिछले साल 2023 में 50,000 करोड़ रुपया से भी MOU साइन किया गया था। और MOU बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि इतना लाख इन्वेस्टमेंट, ये कोई लीगल नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। आप चाहे खर्च करें या ना खर्च करें। कंपनी क्यों आती है, फैक्ट्री क्यों आती है, कोई बिजनेस क्यों खोलना चाहता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। बिहार में आएगा, ऐसे रिसोर्स मिलेंगे उसको जो उसका बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हो, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करना नहीं मिला, क्योंकि हमने डेवलप ही नहीं किया। और जो हमारे बच्चे मजबूरी से बाहर जाते हैं और वहाँ अपमानित रहते हैं, और यहाँ बैठ करके और उसको बातों को या तो इग्नोर कर देते हैं या तो बोलते हैं हम उसको देखेंगे, फिर से रोजगार उत्पन्न करेंगे। जब चुनाव आता है, जो NDA की सरकार हो, उससे पिछले वाली सरकार हो, ये वादा करती है कि हम 20 लाख नौकरियाँ दे रहे हैं, 12 लाख नौकरियाँ दे रहे हैं, 19 लाख नौकरियाँ दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? सरकारी नौकरियाँ दे रहे हैं। भाई आपको बता दें, यहाँ के लोगों को एक बहुत लोगों को कम पता है
कि यहाँ पे 2% से कम लोग ही सरकारी कर्मचारी होते हैं, 2% से कम, ज़्यादा बढ़ा देंगे 2.5% कर देंगे, 97.5% लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ की सरकार को देखिए कि ये कहती है कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है, उसी में लड़ाते रहती है। हमको 97.5% जो 5 लोग हैं उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे नौकरी चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था चाहिए, जो एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और जब तक सारे युवा जो ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, अब मिल जाएंगी, भाई हम बता देते हैं सरकारी नौकरी आपको मिलने से रही, क्योंकि 2 से 2.5% से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। जब तक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाएगी, जब तक यहाँ पे कंपनियाँ आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है।